वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। फवाद चौधरी साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। जी फवाद चौधरी साहब फिर क्या हुआ? 25 मई हो गया ऑनवर्ड्स, आपने कहा कि हालात कब खराब हुए बाजवा साहब? मेरा ख्याल है ये 25 मई के बाद ही ख़राब फिर हुए कि जब वो लॉन्ग मार्च हुआ और लॉन्ग मार्च में जो है वो फिर सुप्रीम कोर्ट में आपको याद है कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स का कहा गया कि कंटेम्प्ट शुरू कर लें, वो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स फिर नहीं हुई। वहाँ से जो है वो फिर कम्युनिकेशन गैप फिर बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। हमारा तो फिर रब्ता ही ख़त्म हो गया बिल्कुल, क्योंकि फिर खान साहब ने कहा कि आप में से किसी ने बात नहीं करनी। तो जब खान साहब ने कह दिया किसी ने बात नहीं करनी तो हम लोग फिर हमने तो बात नहीं की। आई एम श्योर कि बाकियों ने भी फिर बात नहीं की होगी, लेकिन उसका मैं हाइंडसाइट में सोचता हूँ कि बस वो बड़ी गलती हो गई। हमें कम्युनिकेशन ना होने की वजह से फिर जो मुखालिफ लोग थे हमारे, उनको मौका मिल गया, उन्होंने जाके सारी जो है वो बातें सिर्फ अपनी साइड की स्टोरियाँ सुनानी शुरू कर दी। इधर भी फिर गैप आ गया, हॉक्स होते हैं इधर भी, आपको पता है हर जगह के ऊपर, उन्होंने अपनी कहानियाँ शुरू कर दी। उसके नतीजे में फिर हमारी जो एक डिटेरिएशन है वो फिर बढ़ती चली गई और अब भी डिटेरिएशन ही बढ़ रही है। दोनों तरफ आपके ख्याल में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है? 100% इधर भी देखें ना, ये ताली दो हाथ से बज रही है। बाकायदा एक आई वुड से एक सोशल मीडिया के ऊपर ग्रुप है जो चाहता है कि पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की फ़ौज एक दूसरे के मुकाबले पे आ जाएं और यहाँ पे एक लड़ाई होनी चाहिए। ये जो तबका है, जो लोग हैं जो सोशल मीडिया के, इनसे डिस्टेंस करना चाहिए। पीटीआई इनकलाब तो और चीज़ है, लेकिन इनको तो डिस्टेंस करना चाहिए। मैं हैरान हूँ कि अभी तक मेरा मतलब जब भी मेरी मुलाकात हो सकी खान साहब से तो मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि जी आप ये जो लोग, ये जो अकाउंट्स हैं जो कह रहे हैं कि फ़ौज और पाकिस्तान के अवाम आपस में लड़ जाएं, इनसे लाताल्लुकी इख्तियार करे पीटीआई। ये नहीं हो सकता। खान साहब ने खुद 10 दफ़ा ये बात कही है कि देखें फ़ौज हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मेरे से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ़ौज जो है वो मुल्क के लिए। ये हमें बहरहाल एक बैलेंस इज़ एवरीथिंग। आप लोगों ने असम्बलियाँ तहलील कर दी, पंजाब खैबर पख्तूनख्वा, आप असम्बलियों से इस्तीफ़े दे गए, असम्बलियाँ तहलील हो गई, निगरान हुकूमतें बन गई, इलेक्शन लग रहा था कि नहीं हो रहा, उमर अता बंदयाल इंटरवीन करते हैं, आपको और हुकूमत को बिठा देते हैं मुज़ाकरात के लिए कि तय करें। 13-14 मई को इलेक्शन होना था। स्कटल कैसे हुआ वो जो आप मैं आपसे मुलाकात भी हुई थी, अंग्रेजी में 2 सफ़े लिखे आपने, शाह महमूद कुरैशी ने और बैरिस्टर अली जफर थे, आप लोगों ने बाहर सब, जब हर चीज़ तय हो गई थी, स्कटल कैसे हुआ? ये तो 9 मई से बिल्कुल पहले की बात है। 9 मई ना होता अगर आप लोगों का तय हो जाता मामला। नहीं, टू बी फेयर आज़म नज़ीर तारड़ जो है वो मेरे पास घर आए और उन्होंने कहा यार ये इसको फाइनल कर लो, अगर ये हाथ से निकल गई गेम तो फिर ये हमारे हाथ में भी नहीं। कहते हैं खान साहब ने इसे वीटो किया था। खान साहब ने वीटो किया था, कोई शुबा नहीं। हुआ ये था कि मैं शाह महमूद साहब थे, अली था, मैं था। नहीं, आप लोग अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की हो गई थी और खान साहब ने वीटो हमारी हो गई। अंडरस्टैंडिंग ये हुई थी कि आज़म नज़ीर तारड़, इसहाक डार और यूसुफ रज़ा गिलानी हेड कर रहे थे, तो इन्होंने एक पीछे से जो है साद रफ़ीक साहब थे, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब थे, इन्होंने ये तय किया कि जी आप बंदयाल साहब की रिटायरमेंट का वेट कर लें और उसके बाद करवा दें। अच्छा, और उसके बाद बेशक 10 दिनों में करवा दें। तो मैंने खान साहब को कहा जी बंदयाल साहब ने कौन से तीर मारे हमारे लिए, जो फैसला था 16 सितंबर के बाद जब चाहे इलेक्शन करा लें। इन्होंने कहा 30 को हम तोड़ देते हैं और आप 22 और से 30 सितंबर के दरमियान आप इलेक्शन करवा दें। ये हमारा तय हो गया। और एक्चुअली उसके बाद हम गए प्रेसिडेंट हाउस, वहाँ पे सारी लीडरशिप जो थी वो मौजूद थी। तो उसमें सिवाय शीरी मज़ारी के जो कह रही थी कि नहीं इन्होंने इनसे क्या होना है या ये है वो है, बाकी सब ने ये कहा कि नहीं हमें इलेक्शन करवाने चाहिए और खान साहब से बात करें। प्रेसिडेंट को भी हमने कहा कि आप ख़ुद भी ज़रा खान साहब से बात करें और कहें कि ये बड़ी अच्छी डील है कि हमें हो जाएगी। तीनों पार्टियां जब बाहर खड़ी होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगी कि ये हो गया, वैसे ही टेम्परेचर नीचे आ जाते हैं और वैसी चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाती थी। अच्छा, लेकिन जो मुझे अब मेरी खान साहब से उसके बाद उसी वक्त उसी रात जिस वक्त आप ये सब कुछ कर रहे थे, परवेज़ इलाही साहब के घर का दरवाज़ा जो है वो तोड़ा गया था गाड़ी की इसकी टक्कर से और आपके लोग को उठाए गए थे। तो who do you think was behind that? देखें, हमेशा होता ये है, इतनी बड़ी जब हो रहा होता है ना, उसके अंदर भी लोग होते हैं जो ख़राब भी करना चाहते हैं। अच्छा, तो बहुत एक एलिमेंट होता है जो ख़राब भी करना चाहते हैं। जो नून लीग के कुछ लोग थे जिन्होंने ये कहा था कि जी यार ये इसके अंदर लोग हैं जो ख़राब करना चाहते हैं, आप ये अनाउंस कर दें ताकि वो लोगों की कमर टूट जाएगी। तो वो चाहते थे कि ये हो जाए।
اچھا اب وہ جو اپنا جب ہم خان صاحب کے پاس گئے تو میری ان سے ڈیٹیل بات خان صاحب سے بعد میں ہو ہی نہیں سکی کبھی، مطلب ہمیں اریسٹ ہو گیا، حالات ہی ایسے ہو گئے، چیزیں ہو گئیں کہ خان صاحب سے میں پوچھ نہیں سکا کہ آخر وجہ کیا تھی، کیوں ہم اس پہ نہیں مانے. لیکن ان دا ہائنڈ سائٹ اب مجھے جو سمجھ آتی ہے، نزدیک ترین جو مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب کو پتا تھا کہ یہ جو فائز عیسیٰ آئیں گے تو وہ کیا کریں گے. اچھا. اور فائز عیسیٰ صاحب نے تو پھر وہی کیا نا، آ کے انہوں نے تو ساری جو ہے وہ پی ٹی آئی کا جو سمبل لے لیا، جس طریقے سے پھر الیکشن ہوئے اور جو ہمارے ساتھ ہوا. تو ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کو اندازہ ہو، اور ہمیں نہیں تھا اندازہ، جو علی ظفر تھے یا میں تھا یا شاہ محمود قریشی صاحب تھے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ فائز عیسیٰ صاحب کے آنے کا امپیکٹ کیا ہوگا، اور خان صاحب کو پتا ہو کہ ان کے آنے کا امپیکٹ کیا ہو. واٹس دا وے فارورڈ؟ پھنس گئے ہیں؟ پھنس گئے ہیں، کوئی شبہ نہیں، بہت بری طرح پھنس گئے ہیں. دیکھیں نا، ایک جو اپروچ تھی کہ عرب دنیا اکٹھی ہو جائے گی اور وہ ہمیں پیسے دے دے گی، یا عرب دنیا عمران خان کے اتنے خلاف ہے کہ وہ یہاں پہ ڈالروں کے انبار لگا دے گی عمران خان کو روکنے میں. یہ چیز تو ظاہر ہے کہ ثابت ہوا ہے کہ ایسا نہیں تھا. اور سیکنڈلی کہ عمران خان کا عرب دنیا میں بھی بڑا احترام ہے، اور ایکچولی وہاں پہ ان کے لوگ جو ہیں، عام جو آدمی ہیں، وہ ان کی بھی بڑی، ان کے وہاں پہ بھی جو ہے وہ مانتا ہے، محبت ہے. لہٰذا وہ ایک حد سے آگے نہیں گئے. ویسٹ کا جو تھا کہ جی وہ پتہ نہیں کیا کر دیں گے، ویسٹ کی طرف سے اب باقاعدہ پریشر آنا شروع ہو گیا کہ پاکستان کے اندر جو ہیومن رائٹس کی ایشوز ہیں، جو جوڈیشری کے معاملات چل رہے ہیں، وہ اب کیے جائیں. سو اس حکومت کے پاس اسٹیبلشمنٹ اور حکومت جو ہے، ان کا گیم پلان جو اوریجنل تھا وہ تو اسکٹل ہو گیا، وہ تو ختم ہو گیا. اب دوسری طرف جو پی ٹی آئی کا ابھی تک ایشو تھا کہ ٹیک آل، میرا خیال ہے دونوں کے پاس نہیں ہے. نہ گورنمنٹ کے پاس ٹیک آل ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی ٹیک آل پوزیشن میں نہیں ہے، پی ٹی آئی بھی ٹیک آل پوزیشن میں نہیں ہے. تو الٹیمیٹلی آپ نے کچھ قدم بڑھانے ہیں، کچھ قدم ادھر سے جو ہے وہ بڑھانے ہیں. ایک طرف مہنگائی ہو رہی ہے، دوسری طرف بے روزگاری ہو گیا، ڈبل امپیکٹ آ رہا ہے. صحیح. تو 10 کروڑ بندہ پاکستان میں غربت کی سطح سے نیچے چلا گیا. اب اسٹیبلشمنٹ کو جو سوچنے کی بات یہ ہے کہ یار آپ کیا ٹیسٹ کر رہے ہیں لوگوں کا پیشنس کے ایک حد، کس حد تک ہم جا سکتے ہیں؟ کیا پاکستان میں ہم کو تجربہ کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ Obviously we need to normalize پاکستان، اور اس کے لیے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اسی نے ہی پہل کرنی ہے، اور انہوں نے ہی جو ہے وہ پاکستان کو اس گرداب سے بھی نکالا. اور آپ کی کہانی کے لیے یہ ایک نشست کافی نہیں ہے. ڈو آئی ہیو منٹ کہ ہم دوبارہ بیٹھیں گے، وقت ختم ہو گیا ہے. اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.